सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार देते हैं मेरे चैनल को और इतना सपोर्ट करते हैं। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक ऐसी पत्नी की कहानी है जिसने कि ऐसा शर्मसार काम किया, जो कि शायद कोई भी पत्नी अपने पति के लिए सोच भी नहीं सकती है, उसने आज ऐसा किया है। ये कहानी जयपुर के जोधपुर की है और ये सच्ची कहानी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुशी और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो जोधपुर की है, जोधपुर जिले की। जोधपुर में एक गांव की है। एक गांव में एक परिवार होता है। परिवार में दो बेटे होते हैं और पति माँ बाप होते हैं, उनके दो बच्चे होते हैं। एक लड़का बड़ा होता है और उसकी शादी की बात चल रही होती है और शादी उसकी तय हो जाती है। उस लड़के के अंदर एक जुनून होता है कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है और मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, मुझे कुछ बनना है। ये उसके अंदर एक जुनून होता है। लेकिन जैसा कहते हैं कि कहीं-कहीं का रिवाज है कि समय से शादी हो जानी चाहिए, बाकी आपको जो कुछ करना है आप करते रहो। तो वही उसके साथ भी था, घरवालों ने कहा कि तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम करो, लेकिन जो शादी का एक वो है, वो शादी तो करना ही है। वो मना नहीं कर पाता है, जबकि उसका मन यही होता है कि मैं कुछ बन जाऊँ उसके बाद में शादी करूँगा। लेकिन घरवालों के दबाव की वजह से वो शादी कर लेता है। उसका एक छोटा भाई भी होता है। शादी के बाद भी जो उसका नाम होता है राहुल, जो राहुल होता है वो अपनी तैयारी के प्रति ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट होता है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करता है। उसका जो जुनून होता है अब भी उतना ही होता है कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है और हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो उसकी तैयारी करता है और एग्ज़ाम देता है और ऐसे ही चलता रहता है और अपने छोटे भाई को भी मोटिवेट करता है कि तुम भी सरकारी नौकरी की तैयारी करो और ऐसी तैयारी करो जैसे कि तुम्हें भी सरकारी नौकरी मिल जाए। और मैं तो सरकारी नौकरी की तैयारी वो तो कर ही रहा था, तो वो अपने भाई को भी सरकारी नौकरी करने की ही तैयारी करने की सलाह देता है। तो दोनों भाई मिल कर के सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहते हैं। इन दोनों भाइयों की एक मौसेरी बहन होती है, जो कि वहीं जोधपुर में रहती है। लेकिन फिलहाल वो उनके माता-पिता जो थे वो बेंगलुरु चले जाते हैं, काम के सिलसिले में बेंगलुरु में ही रहते हैं। लड़की भी बेंगलोर में ही रहती है और अक्सर करके इस लड़की का नाम होता है सुनीता। अक्सर करके सुनीता की बातचीत अपने मौसेरे भाइयों से होती रहती है और मौसेरे भाइयों और इन सबके बीच में बहुत अच्छा रिलेशन होता है, बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो अक्सर करके बात होती रहती है। तो जो बड़ा भाई होता है वो बार-बार उसको भी यही कहता है, सुनीता को भी कहता है कि तुम भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, जिससे कि तुम्हें भी कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। तो वो बैंगलोर से जोधपुर फिर आ जाती है। जोधपुर में चूँकि उसका परिवार नहीं होता है, वो सब बैंगलोर में ही रह रहे होते हैं, कर्नाटक में रहते होते हैं, तो वो अपने मौसी के घर ही पढ़ने आ जाती है। बड़े भाई की जो शादी हो चुकी होती है, तो भाभी भी घर में होती है। भाभी को उसका आना अच्छा नहीं लगता है घर में कि ये भी एक आ गई। वो हर बात पे पहले भी छोटी-छोटी बातों पे लड़ाइयाँ करती थी, लेकिन अब उसकी लड़ाइयाँ थोड़ी और बढ़ गई। खैर, जो घर वाले थे वो ये सोच कर के कोई भी बात का जवाब नहीं देते। छोटा भाई था या जो सुनीता थी, ये लोग किसी बात का जवाब इसलिए नहीं देते थे कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अगर कुछ मामला लफड़ा होता है तो पुलिस तक अगर बात पहुँचती है, तो जैसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट या पीवीआर जब होता है, पुलिस वेरिफिकेशन जब होता है, तो उसमें इस तरह के मामले अगर संबंधित थाने में दर्ज होते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ जाती है। यही सोच कर के सब बिल्कुल साइलेंट में रहते हैं और ज़्यादा कोई बातचीत, कोई चाक-झक नहीं होती है उन लोगों की। तो लेकिन फिर भी उसकी जो लड़ने-झगड़ने की आदत होती है उसकी पत्नी की, वो चलती ही रहती है। पत्नी का नाम होता है गुड़िया। अब सुनीता और उसके दोनों भाई, मौसेरे दोनों भाई सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। एक समय आता है जब बड़ा भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है और उसमें एक में उसको जॉब मिल जाती है और बहुत ही अच्छी जॉब मिलती है, ग्राम विकास अधिकारी, जिसको कि हमारे यहाँ बीडीओ बोलते हैं। बीडीओ को उसको जॉब मिल जाती है और वो अपनी जॉब करने लगता है। कुछ समय बीतता है, करीब साल भर समय बीतता है, तो ऐसा होता है कि जो उसकी मौसेरी बहन होती है सुनीता, उसकी भी पटवारी में सिलेक्शन हो जाता है, पटवारी की जॉब उसको भी मिल जाती है और उसको अपना 3 दिन के बाद उसको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है और पहली तारीख से उसको ज्वाइन करना होता है। वो भी बहुत खुश और चूँकि उसको बीडीओ की जॉब मिल गई थी उसके बड़े भाई को, तो वो भी बहुत खुश। छोटा भाई तैयारी कर ही रहा था, सब घर में पूरा खुशी का माहौल था, सब बहुत खुश थे और गाँव वाले भी सब लोग दोनों बच्चों को बहुत पसंद करते थे कि ये सब बहुत मेहनती हैं और बहुत पढ़ने-लिखने में अच्छे हैं। उनका एग्ज़ाम्पल दिया जाता था गाँव में, ऐसा ही कुछ था। एक तारीख आती है,
और जैसा कि सुनीता को अपनी पहले दिन जाना होता है, अपना चार्ज लेना होता है अपने पद का, तो वो सुबह बोलती है भाई से कि फिर उससे बोलती है कि भैया मैं कल मुझे अपने चार्ज लेना है और ज्वाइन करना है मुझे 1 तारीख को। तो कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं चलूँगा और तुम्हें ज्वाइनिंग करा दूँगा, मेरे साथ तुम चलना मोटरसाइकिल से हम दोनों चलेंगे। सुबह 8 बजे का टाइम होता है दूसरे दिन, यानी कि 1 तारीख का टाइम होता है, 1 अक्टूबर का होता है टाइम। अ, जो सुनीता होती है वो अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ कर के और जा रही होती है। घर से इनके घर से करीब 3-4 किलोमीटर दूर हाईवे होता है। जैसे ही ये लोग हाईवे पे पहुँचते हैं, तो हाईवे पर पहुँचते ही एक तेज़ रफ्तार एक्सयूवी कार आती है और इनको टक्कर मार देती है। टक्कर मारने के साथ-साथ ही ये लोग 200 मीटर तक घसीटते चले जाते हैं, जिससे कि सड़कों पर खून और निशान ये सब बने होते हैं। आनन-फानन में लोगों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ की पता चलता है कि दोनों लोगों की डेथ हो चुकी है। पुलिस आती है, उनको यही लगता है कि हादसा हो गया, एक्सीडेंट है ये। और वहाँ पर उसकी पत्नी जो होती है वो, पूरा परिवार दहाड़े मार-मार के रो रहे होते हैं। सुनीता के पिताजी भी आ जाते हैं। अब ये होता है कि ऐसा कैसे हुआ, मतलब एकदम से चलती कार आई और एक्सीडेंट हो गया। पुलिस भी थोड़ा बहुत इधर-उधर पूछताछ करती है। तो जब पूछताछ करती है तो पुलिस को एक बात तो इस मामले में समझ में आती है, जिससे कि पुलिस को ये शक होता है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। अब पुलिस जो है कि अब वो ये सोचती है कि अभी 3 साल पहले मतलब बहू घर में आई है, फिर उसकी पत्नी जो कि अब विधवा हो चुकी थी, उसे कैसे पूछताछ की जाए, जवान बहू, विधवा। पुलिस भी थोड़ा संकोच करती है, तो जो अशोक होता है उसके छोटे भाई को बुलाती है। उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई को या तुम्हारी मौसी की लड़की से कुछ किसी का लेना-देना था? कैसे कुछ हो सकता है इस टाइप से? तो अशोक जो होता है, अशोक का छोटा भाई जो होता है, वो बोलता है कि सर, मुझे किसी पर शक नहीं है, जिसने भी ये काम किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये मर्डर है भाई का मेरे और मेरी बहन का। लेकिन जो पूरा मेरा शक है वो मेरी भाभी पर है। अब वहाँ जो भी सुनता है वो परेशान हो जाता है कि अभी 3 साल पहले शादी हुई है, कोई पत्नी अपने पति का मर्डर कैसे करा सकती है? इससे भी ज़्यादा जो इस मर्डर की वजह थी वो दर्दनाक। अब पुलिस उसको बुलाती है, सबूत जुटाती है, तो अब ये होता है कि नई नवेली 3 साल की बहू, विधवा, जवान, कैसे डायरेक्ट पुलिस उससे पूछताछ करे? तो सबसे पहले पुलिस क्या करती है कि जो गुड़िया होती है उसका फ़ोन नंबर लेती है और कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल निकालती है तो उसमें एक नंबर जो होता है वो बार-बार फ्लैश होता है सामने, जिससे में दिन में कई बार बात होती है, जब एक्सीडेंट होता है उसके बाद भी बात होती है, एक्सीडेंट के पहले भी बात होती है। तो जब पुलिस उसका नंबर निकालती है उस शख्स का, तो पता चलता है किसी ये जोधपुर के ही, जहाँ की वो होती है, वहाँ के किसी शंकर नाम के लड़के का ये नंबर होता है। फिर शंकर को पकड़ा जाता है, तो शंकर नहीं पकड़ में आता है। फिर पुलिस गुड़िया को लेती है अपनी कस्टडी में, और जब उससे थोड़ा प्रेशर देकर के जब पूछताछ करती है, तो जो मामला निकल के आता है वो ये होता है कि गुड़िया का शादी के पहले ही शंकर नाम के लड़के से अफेयर होता है। ये बात पूरा गाँव जानता है कि गुड़िया का शंकर नाम के लड़के से अफेयर है, और वो शंकर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी और ना ही सुरेश से शादी करना चाहती थी। लेकिन सुरेश से शादी करना उसकी मजबूरी ये थी कि जो सुरेश की भांजी थी दूर की, उसकी शादी गुड़िया के भाई से होने वाली थी। अब वो ये सोच रही थी कि अगर मैं सुरेश से शादी करने से मना करती हूँ, तो जो गुड़िया की भांजी सॉरी जो सुरेश की भांजी है जिसकी शादी मेरे भाई से होने वाली है, तो ये भी शादी टूट जाएगी और मेरी वजह से मेरे भाई का घर भी बर्बाद हो जाएगा, मेरे भाई भाई का घर भी नहीं बच पाएगा। इसलिए वो शादी से मना नहीं करती। जबकि मेरी नज़र में पहला पहला स्टेप यही होना चाहिए था कि अगर आपको कोई लड़का नहीं पसंद है, तो आप मना कर दो, वो ज़्यादा सही है। किसी क्राइम को करने से अच्छा है कि पहले ही उस चीज़ को मना कर दो कि नहीं, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन गुड़िया ने ये नहीं किया, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई जुर्म होने वाला होता है तो पहले से ही दिमाग खराब हो जाता है। तो गुड़िया ने भी ऐसे ही किया, शादी कर ली। अब जब शादी के कुछ ही दिन के बाद सुरेश को और उसके छोटे भाई को ये पता चल जाता है कि उसका किसी शंकर नाम के लड़के से अफेयर है, तो सुरेश कहता भी है कि तुमको अगर मेरा साथ पसंद नहीं आता है, तो तुम जा सकती हो, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। लेकिन गुड़िया फिर भी जो है नहीं जाती है। उसके दिमाग में फिर यही बात होता है कि मेरे भाई की शादी इनकी दूर की भांजी से हुई है, और अगर मैं कोई ऐसा कदम उठाती हूँ, तो वहाँ से गौना नहीं होगा, और गौना नहीं होगा तो मेरे भाई का घर नहीं बसेगा, उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। तो वो शंकर से भी बहुत प्यार करती है। शंकर को छोड़ना भी नहीं चाहती, शादी के बाद भी नहीं छोड़ना चाहती है। शादी
जैसे 3 साल हो चुके होते हैं और शंकर गुड़िया के मन में अपने पति के लिए कोई फीलिंग नहीं होती है। सोचने वाली बात है कि 3 साल तक पति-पत्नी साथ रहने के बाद भी गुड़िया को फीलिंग नहीं होती अपने पति के प्रति। शंकर से वो बात करती है और बोलती है कि ऐसा है कि अब हमारे पास टाइम कम बचा है और हम दोनों को कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, जिससे कि मैं इससे दूर भी हो जाऊँ और किसी को कुछ पता भी ना चले। तो शंकर जो होता है वो सोचने लगता है कुछ, फिर वो एक प्लान बनाता है। एक दिल्ली से एक गाड़ी खरीदता है सेकंड हैंड 1 लाख रुपए में, जो बिल्कुल भी ऐसी होती है कि बस उसको थोड़ा बहुत चला सको, इस टाइप की गाड़ी खरीदता है दिल्ली से वो। और गाड़ी लेकर के सीधे गुड़िया के ससुराल के पास आ जाता है और वहीं एक दिन पहले ही पहुँच जाता है, क्योंकि गुड़िया के माध्यम से उसको ये पता चल जाता है कि दूसरे दिन सुनीता की जॉइनिंग है और ये अपने भाई के साथ जाने वाली है। अब मामला इसमें ये था कि सुनीता को उनको नहीं मारना था, उनको सिर्फ सुरेश को ही मारना था। लेकिन अब ऐसा कैसे हो कि अगर गाड़ी से टक्कर मारते हैं तो एक ही की जान जाए, दूसरे की ना जाए। खैर ये हुआ कि चलो जो भी होगा। तो ये गाड़ी लेकर के आता है शंकर और पीछे से बाइक में टक्कर मारता है, जिससे कि इनकी समय पर ही मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि इस क्राइम से अच्छा तो ये था कि शादी अगर आपकी पसंद से नहीं हो रही थी, आपको नहीं लड़का पसंद था, तो आपको उसी समय मना कर देना चाहिए। इतना बड़ा क्राइम या इतनी बड़ी सोच करने से कुछ नहीं मिलता है, बल्कि लाइफ भी बर्बाद हो गई। जो सोच करके उन्होंने इतना सब दिमाग लगाया, इतना सब जाल बुना और अपने ही पति को मरवा दिया, उसको क्या मिला? आज वो जेल में है, सज़ा काट रही, शंकर भी जेल में है, वो भी सज़ा काट रहा है, तो इससे मिला क्या? इससे अच्छा तो अगर वो मना कर देती, तो भी यहाँ तक बात नहीं पहुँचती जो बात आज तक पहुँची है। तो इस कहानी के विषय में आप लोग की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हौसला मिलता है हम लोगों को। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।